अपोजिशन मैंने बताया था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध का वर्ग, उसमें टोटल मैंने आपको 4 स्टेटमेंट कल वाली क्लास में बताए थे। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन। तो ये चारों टर्म्स, इसके डेफिनेशंस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आज मैं आपको इंडियन फिलॉसफी को बताऊंगा, मतलब भारतीय दर्शन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि भारतीय दर्शन क्या है, उसके डेफिनेशंस और जो भी बातें हैं इंडियन फिलॉसफी के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से आज के क्लास में बात करेंगे, है ना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और हम लोग तो आप देख सकते हो गाइस, जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है वो इंडियन लॉजिक का है, यानी भारतीय दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र। तो आज हमारा टॉपिक यही है। हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में तो बात की, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र क्या है, इंडियन फिलॉसफी क्या है, या इंडियन फिलॉसफी में किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह के बिलीव्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, तो गाइज जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी का मतलब क्या है कि भारत में जो दर्शन शास्त्र हमारा रहा है, जो भारत में फिलॉसफी रही है, जो भारत में, मतलब भारत का मतलब वैदिक काल से है, जो आज से करीब 3000 साल पहले था। भारत से हमारा मतलब क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल मतलब आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले। तो उस समय पे गाइस किस तरह का तर्क चलता था, जब आज से आप 2500 साल पहले जाते हो तो उस जमाने में किस तरह का लॉजिक चलता था, वो हमें देखना है। और कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन जब आप पढ़ते हो, ये जो टॉपिक है इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज से 2500 ईयर्स बैक, आज से 3000 ईयर्स बैक, जब वैदिक सिस्टम था, जब गुरुकुल सिस्टम था, है ना, जब गुरुकुल सिस्टम था, वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय में, उस जमाने में हम लोग कितने साइंटिफिक हुआ करते थे, उस समय में हम लोग कितने तार्किक हुआ करते थे, कितने लॉजिकल हुआ करते थे, कितने सिस्टमैटिक हुआ करते थे। और उस समय पे भी हम लोग, हमारा जो रिसर्च सिस्टम था, हमारा जो पूरा शोध की व्यवस्था थी, जो हमारे अभी जैसे आप जिसको साइंटिस्ट कहते हो, आज के समय के जो साइंटिस्ट हैं उस जमाने में क्या कहते थे उनको, ऋषि। जो ऋषि होते थे या जो मुनि होते थे, उनका काम क्या था, सिर्फ यही तो वो करते थे। एक तो वो पढ़ते थे और पढ़ने के बाद रिसर्च करते थे। रिसर्च मतलब नई नई चीजों को फाइंड आउट करते थे कि भाई नई क्या चीजें हैं, जो हिडन ट्रूथ है उसको बाहर निकालते थे। फिर वो वेद वगैरह, उपनिषद और इतने सारे, आप कह सकते हो इतने सारे बुक्स और इतने सारे टेक्स्ट लिखे गए जो पुराने समय में, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे जो वेदास हैं, जो उपनिषद हैं, या उस जमाने में जो साहित्य की पुस्तकें लिखी गई, वो आज 21वीं शताब्दी में भी उसका रेलिवेंस हमें दिखता है। आज भी वो सत्य है, ऐसा लगता है। उसकी यूनिवर्सलिटी इतनी यूनिवर्सल है, वो जो टेक्स्ट है उस दौर में आज से 3000 साल पहले लिखा गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन पढ़ने का जो मुख्य आपका पर्पस है, जो मेन आपका पर्पस है, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आप भारत से रूबरू हो सकें। भारत से रूबरू होने का मतलब है भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, है ना, इंडियन फिलॉसफी, इसके बारे में जान सके, ताकि आपको भारत भारत और भारत के तर्क शास्त्र के बारे में पता हो, दर्शन शास्त्र के बारे में पता हो। ठीक है, तो गाइज भारत में अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें प्रॉपर, तो इंडिया में जो है हम लोगों के लिए, जो लोग संस्कृत के हैं, जिनका विषय संस्कृत है, उनके लिए तो भारतीय तर्क एक रटा रटाया टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है इसको, उनका तो सिलेबस में ही होता है। बट संस्कृत के अलावे जो और सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत के अलावे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत नया हो सकता है। ऐसा आपको लग सकता है कि आप पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो संस्कृत के नहीं है, लेकिन इसका मेन रीजन ये है गाइस कि भारतीय दर्शन में जो भी बातें आप पढ़ोगे ये सभी संस्कृत से लिया गया है। यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो सारा क्या है, भारतीय संस्कृति और खास करके संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है ना। और इसमें प्रमाण का बहुत महत्व होता है। प्रमाण मतलब प्रूफ। प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रूफ। इट मीन्स गाइस कि जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, हम मान लो जो भी चीज पढ़ते हैं या जो भी देखते हैं या जो भी हम सीखते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है। आप गाइस मान लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या, उसके पीछे का साइंस क्या, ये जानना, ये बताना बहुत जरूरी है। तो भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं गाइस, तो इसमें हमारा सेंस ऑर्गन्स, यानी जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, आपका जो सेंस ऑर्गन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन का मतलब
आई, ईयर, स्किन, नोज और टंग। आई यानी आंख, ईयर मतलब कान, नोज मतलब नाक, टंग मतलब जीभ और स्किन मतलब आपका ये चमड़ा। तो ये 5 हमारे पास सेंस ऑर्गन है ना। अगर आप साइंस भी पढ़ते हो तो साइंस ने भी ये 5 को, ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है, जो ऊपर का, चाहे आपके स्किन हो, चाहे आपका ईयर हो, चाहे आपका नोज हो, चाहे आपके आईज हो, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। आपके बॉडी का इतना पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो चल जाएगा, बट अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे बॉडी का फंक्शन यही है, यहां से यहां तक। आप आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से स्मेल लेते हो, टंग से आप टेस्ट करते हो, स्किन से आपको सेंसेशन फील होता है, कोई भी चीज चोट लगती है, कुछ भी ठंडा गर्म। तो ऐसे में गाइस ये 5 का 5, ये जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है, ये क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन है। चाहे आई हो, चाहे ईयर हो, चाहे नोज हो, चाहे स्किन हो, चाहे टंग हो। और इन्हीं 5 को हम यूज करके क्या करते हैं? मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर करते हैं। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमें एक्वायर कैसे होता है? इसी के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आपको मेरा बोध है, आपको पता है कि राहुल सर कौन है, क्यों? क्योंकि आप हर दिन मुझे देखते हो, हर दिन मेरी आवाज सुनते हो। तो मेरी आवाज, मान लो आप, मैं आपको न भी दिखूं, लेकिन ये आवाज अगर आप सुन लो तो आप समझ जाओगे कि अरे ये तो राहुल सर की आवाज है। ये बोध कैसे हुआ आपको? इस चीज का पता कैसे लगा आपको कि ये राहुल सर है, ये राहुल सर की आवाज है? कैसे लगा? क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन है ना। आपने मेरे को देखा आंखों से और सुना कानों से, तो इसलिए आपको कभी भी मेरी आवाज सुनाई देगी ना। और मुझे आप नहीं भी देखोगे तो बता दोगे अरे ये तो सर की आवाज है, ये तो सर है। तो इसलिए गाइस हमारा जो भारतीय दर्शन है वो भी इन ज्ञान इंद्रियों को बहुत मानता है, बल्कि इसी पे आधारित हमारा जो भी ज्ञान प्राप्ति है ना, वो अधिक से अधिक इसी के माध्यम से होता है। मैक्सिमम नॉलेज, या हम कह लें कि 100% जो जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, हमारा जो भी अनुभव है, वो सारा इसी के माध्यम से हमारा होता है। ठीक है। इसमें गाइस एक चीज क्या है आपका कि दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। तो देखने का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि देखने से क्या होता है ना, हम कहते हैं ना, आई इज लाइक अ कैमरा। आई क्या है गाइस? एक कैमरे की तरह है। फोन में तो आपको फोटो लेना पड़ता है, तब जाके वो आपके पास रहता है, हाँ भाई ये फोटो आपने लिया। बट गाइस हमारा आंख तो एक नेचुरल कैमरा है। और अगर हमारी आंख अगर कैमरा नहीं है तो आप ये सोचिए कि मान लो आप मेरे से एक बार मिले, आप मेरे से जीवन में बस एक बार मिले, उसके बाद अगर मैं आपसे 5 साल बाद भी मिलूंगा ना, तो भी आपका आंख बता देगा कि अरे ये तो ये बंदा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप किसी इंसान से एक बार मिल लो, उससे 2-3 मिनट बात कर लो, अगर वो बंदा आपको 10 साल बाद भी मिलेगा ना, तो आपका आंख आपको बता देगा कि अरे ये तो वही है जो वहां मिला था आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये आंख क्या है? एक नेचुरल कैमरा है। आप जिससे मिलते हो ना, ये परमानेंट फोटो ले लेता है। आप किसी से मिलोगे तो ये जो आंख है ना, ये क्या करेगा? परमानेंट एक फोटो ले लेता है जो आपकी मेमोरी को भेज देता है, और आपका मेमोरी में वो लाइफ टाइम रहता है। फिर जो इंसान है वो आप देखते के साथ बता दोगे कि इससे तो मैं मिली हूं, इसको तो मैंने देखा है, इसको तो मैंने सुना है। या कोई खाना आप खाओगे, उसको टेस्ट करोगे, जीवन भर उसका टेस्ट आपकी मेमोरी में रहता है। अगर मान लो आप कोई चीज खाए, जीवन में एक बार भी खाए हो, आज से मान लो 5 साल पहले आपने कुछ खाया, लेकिन उसका टेस्ट अगर आपके मेमोरी में है, तो कभी भी आप टेस्ट उसको करोगे तो बता दोगे कि यार इसका तो ये टेस्ट है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप खुद सोचिए कि हमारा ये जो सेंस ऑर्गन है, इसके इसके थ्रू जो भी हमें नॉलेज मिलता है ना, लाइफ टाइम हमारे मेमोरी में रहता है। लाइफ टाइम हमारे मेमोरी में रहता है। चाहे आप किसी को देखो, चाहे किसी की आवाज सुनो, चाहे किसी चीज को टेस्ट करो, चाहे किसी चीज को फील करो, या किसी चीज का स्मेल। स्मेल भी तो वही है ना। मान लो गाइस कि कोई भी खाना बन रहा है और उसका स्मेल आपको मिल गया, जीवन में एक बार मिलेगा ना, लाइफ टाइम याद रह जाएगा कि अच्छा ये इसका स्मेल है। वो डिश कहीं भी बन रहा होगा, वो खाना आप बता दो अरे ये तो ये बन रहा है, क्योंकि इसका स्मेल मैंने एक बार लिया था, मुझे पता है यही इसका, ये तो इसका स्मेल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई खाना बन रहा है, उसका स्मेल आपके पास है, तो आप बता दोगे कि ये तो लग रहा है पनीर बन रहा है, या जो कुछ भी। तो ये गाइस देखो बहुत बेसिक बात है। तो आज से गाइस 2500 साल पहले उस समय में भी इस तरह का विज्ञान था। उस समय पे भी जो पठन पाठन होता था, जो रिसर्चेज होते थे, जो शोध होता था, जो अनुसंधान होता था, वो कहीं ना कहीं प्रूफ और प्रमाण के आधार पे होता था। इट मीन्स कि क्या प्रमाण है? यही कारण है ना, आप आज जो भी वेदास उपनिषद वगैरह देखते हो, आप देखते हो आज के समय में साइंस उसको यूज कर रहा है। आज के समय में साइंस क्या कर रहा है? उसको यूज कर रहा है। अब आप आयुर्वेद को आज यूज, आज के समय में कोरोना के बाद
कोरोना के बाद आयुर्वेद इतना प्रासंगिक हो गया। अब आयुर्वेद में जो बातें लिखी हुई है वो आज थोड़ी बहुत पहले, हजारों साल पहले लिखी हुई है। जो आयुर्वेद की आपकी जो संगीता है ना, जो सुश्रक करके, आई थिंक सुश्रक ऐसा या सुश्रुत ऐसा कोई संगीता जो है, जिसमें पूरा आयुर्वेद और बहुत सारी चीजें, या आपका अथर्ववेद वगैरह जिसमें मेडिसिन के बारे में बातें की गई हैं, ये आज का थोड़ी ना लिखा हुआ है, ये तो 2000 साल पहले का लिखा हुआ है। इवन इवन बिफोर दैट 2000 साल पहले। वो बताइए उस टाइम का मेडिसिन, आज हम आयुर्वेद जो कर रहे हो क्या है? हम सभी लोग आयुर्वेद को प्रीफर कर रहे हैं आज के, खास करके कोरोना के बाद, कोविड के बाद से हमने आयुर्वेद को बहुत यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कम है और काम भी करता है वो, इन कंपेयर टू एलोपैथिक। तो उसमें जो चीजें लिखित है गाइज, वो आज की थोड़ी है, वो तो 2-2 हजार 2,500 साल पहले की लिखी हुई किताब है, उसको रेफरेंस लेके आज दवाई बनता है। तो आप सोचिए गाइज कि उस जमाने में कितने साइंटिफिक लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो संत वगैरह, वो कितना पढ़ते, कितना रिसर्च करते थे, कितना ज्यादा चीजों को ढूंढते थे कि उनको ये पता है कि भाई कौन सी बीमारी में क्या क्या दवाई लगेगा, आपकी कौन सी बीमारी में कौन सा दवाई लगेगा, वो आज से 2,500 साल पहले लिखा जा चुका है। आज जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसी बेस पे हो रहा है जो उतनी पहले लिखी गई। तो इस हिसाब से गाइज आप कह सकते हो कि हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको आईकेएस आप कहते हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो कितना अपडेटेड था, वो कितना एडवांस था उस जमाने में, जब उस जमाने में कुछ था भी नहीं, ऐसा कोई सिविलाइजेशन भी नहीं था जिसके पास इतना अच्छा लिटरेचर हो या इतनी सारी ग्रंथ हो, पोथियां हो। तो इस चैप्टर में गाइज, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ये चीजें मतलब पढ़नी है कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। और इसमें दृष्टि का महत्व तो बहुत ही मतलब ज्यादा दिया गया है। दृष्टि मतलब टू सी, कि चीजों को देखना, क्योंकि देखने से क्या होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप चीजों को देखते हो तो चीजें क्या होती है, याद हो जाती हैं, और वो आपके लाइफ टाइम फिर आपके मेमोरी में रहती है कि जो मैंने देख लिया, एक बार देख लिया तो जीवन भर आपके मेमोरी में रहेगा। उससे जुड़ी कोई भी चीज होगी तो आप बता दोगे कि यार ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब गाइस प्रमाण के भी 5, इसके इसके 4 टाइप्स होते हैं। प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रूफ। तो भारतीय दर्शन किस पे चलता है? प्रूफ पे। इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर आप भारतीय दर्शन का पढ़ोगे ना, तो उसके पीछे उसका लॉजिक भी आपको साथ के साथ मिलेगा। भारतीय दर्शन में कोई भी चीज आप पढ़िएगा तो उसके साथ के साथ आपको उसका लॉजिक, माने उसका तर्क भी आपको मिलेगा, उसके पीछे का साइंस भी आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रमाणा, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। क्या भाई वो लॉजिकली प्रूवन है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो सिद्ध है, वही तो प्रमाण है ना, वही तो साइंस है। तो प्रमाण के भी 4 स्टेप्स हैं। जैसे पहला होता है गाइस प्रमात्री। जैसे प्रमात्री मतलब सब्जेक्ट, जो मेन विषय है। प्रमेय मतलब ऑब्जेक्ट। प्रमाण मतलब प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और प्रमिति मतलब द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा। तो गाइस आपका जो प्रमाण है उसके भी 4 स्टेप्स हैं। पहला, कि कोई भी चीज, जब आप कोई भी स्टेटमेंट मान लो आपने रखा, कोई भी नॉलेज या कोई भी स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन आपने रखा, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे है ना। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट मतलब किस बारे में आप बात कर रहे हो। और फिर ज्ञान प्राप्ति का प्रोसेस मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और फिर द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा, यानी कितना नॉलेज आपने अचीव किया। तो ये 4 स्टेप्स हैं, प्रमात्री, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। ये 4 आपके स्टेप्स होते हैं जो कि प्रमाण के स्टेप्स हैं। ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है गाइस, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्ति का जो प्रक्रिया है, कि आपने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या है। और उसके बाद अल्टीमेटली द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा, जो नॉलेज आपने अचीव किया। तो ये 4 इसके स्टेप्स हमारे माने जाते हैं। अब गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे आस्तिक और नास्तिक स्कूल की। जब आप भारतीय दर्शन में जाते हो ना, तो भारतीय दर्शन में जो है गाइस 2 तरह के स्कूल्स बताए गए हैं। भारतीय दर्शन में हमारे पास 2 तरह के स्कूल्स हैं, 2 थॉट प्रोसेस हैं। इट मीन्स 2 विचार हैं। भारतीय दर्शन में हमारे पास 2 विचार हैं। कौन कौन से? नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान, जो मान लो वेदास को ना माने, जो वेदास को नहीं मानता है उसी को ना नास्तिक बोलते हैं। जो वेद को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। और जो वेद को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। जिसको किसी भाषा में आप कहते हो वन हु बिलीव गॉड, वन हु इज द बिलीवर ऑफ गॉड। तो गॉड को मानने वाला आस्तिक। और जो नॉन बिलीवर है गॉड का, भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, तो वो नास्तिक हो गया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में भी गाइस ये 2 विचार हुए, एक आस्तिक
जो वेदास को मानते हैं, वेदास मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेदास हैं हमारे पास। तो जो इन 4 वेदास को मानेगा उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक। और जो इन वेदास को नहीं मानेगा, रिफ्यूज कर देगा, हम नहीं मानेंगे इसके आइडियल्स को, इसके प्रिंसिपल को, इसके सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे, तो जो नहीं मानेगा नास्तिक। तो ये 2 डिवीजन था, 2 बाइफर्केशन है इंडियन फिलॉसफी में। तो जो आस्तिक हैं उनका अलग सिस्टम है। जो नास्तिक का मतलब क्या हो गया गाइस? जो नास्तिक है, जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते। और ईश्वर मतलब वेदास को नहीं मानते, वेदास को नहीं मानते कि हम ऋग्वेद को नहीं मानते, वो बेकार की चीज है, उसका कोई साइंस नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी बात है। और नास्तिक कौन है गाइस? जो मटेरियलिस्टिक है। नास्तिक कौन है? जो मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब जो मटेरियल को ज्यादा पसंद करते हैं, मटेरियल बेस्ड। मटेरियल का मतलब क्या है गाइस? जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है। दिखता है मतलब जैसे मान लो पैसा आपको दिखता है और पैसा आपके काम की चीज है, इसलिए आप पैसे को भगवान, पैसे को आप सबको, आप कहते हो ना मनी इज एवरीथिंग। जो नास्तिक है वो कह सकते हैं मनी इज एवरीथिंग, भैया मेरे पास पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है, मैं ही भगवान हूं, और पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आपको जो कंफर्ट, जैसे आपको कार है, कार आपको कंफर्ट देता है, एसी आपको कंफर्ट देता है, कपड़ा पहनते हो तो फैशन करते हो। तो नास्तिक कौन है? जो मटेरियलिस्टिक है। नास्तिक कौन है? जो मटेरियलिस्टिक मतलब वो लोग जो दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं। पैसा दिखता है पर भगवान तो हमें नहीं दिखता ना। ईश्वर तो एक विश्वास की, हम विश्वास करते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसी एनर्जी है। बट जो नास्तिक है वो कहते हैं कि जो हमें नहीं दिखता हम नहीं मानते, हमें जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे। हमें रोटी दिखता है, कपड़ा दिखता है, मकान दिखता है तो हम मानते हैं उसको। इसी के चक्कर में लगे रहते हैं भाई कि रोटी कपड़ा मकान कैसे अच्छे से अच्छा हो। तो नास्तिक और आस्तिक 2 तरह के आपके, आप कह सकते हो 2 तरह के स्कूल्स हैं, 2 तरह के विचार हैं। ठीक है। और आस्तिक और नास्तिक के भी गाइस कई सारे आगे चल के डिविजन्स हुए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये कई बार एग्जाम में भी आपका आता है। तो आस्तिक स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बोला, दोज एक्सेप्टिंग द वैदिक अथॉरिटी, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल था गाइस वो वेद के अकॉर्डिंग ही चलता है। इवन उस टाइम पे पढ़ाई भी ऐसी ही होती थी, कोई स्पेशलाइजेशन होता था, कोई ऋग्वेद में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई यजुर्वेद, सामवेद, ये जो 4 वेद हैं, इन ये वेद भी बहुत बड़ा है ना, ये वेद भी तो कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है। तो ऐसे में इसमें स्पेशलाइजेशन होता था, हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई वेद में स्पेशलाइजेशन करना होता था ना, इसी की पठन पाठन पढ़ाई होती थी, है ना, इससे जुड़े टेक्स्ट की। तो आस्तिक स्कूल, जिसको आप गाइस इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हो, ऑर्थोडॉक्स स्कूल। तो आस्तिक स्कूल के गाइस करीब 6 डिविजन्स हुए। जैसे पहला हुआ न्याया, फिर हुआ वैशेषिका, फिर हुआ सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। ठीक है। आस्तिक स्कूल के क्या हुए? ये 6 डिविजन्स हुए, न्याया, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। और जब हम नास्तिक स्कूल की बात करते हैं गाइस, तो नास्तिक स्कूल के 3 डिविजन्स हुए, चरवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है। नास्तिक स्कूल के कितने डिवीजन हुए? चरवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 3 डिविजन्स हुए। तो गाइस जब हम न्याया की बात करते हैं, ये जो आस्तिक स्कूल के जो 6 डिविजन्स हैं, चाहे वो न्याया हो, वैशेषिका हो, सांख्य हो, योग हो, मीमांसा हो या वेदांता हो, तो ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल के 6 आपके डिविजन्स हैं। और जब हम नास्तिक स्कूल की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नास्तिक स्कूल कौन हो गए? जिन्होंने वेद को मानने से इनकार कर दिया कि जी हम वेद को नहीं मानते, वेद में जो चीजें लिखी गई हैं वेदास में, हम नहीं मानते उसको। तो उसमें आपके सबसे पहले तो चरवाक, चरवाक एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। चरवाका का मतलब ही होता है मटेरियलिस्ट, जो भी मैं आपको कह रहा था। मटेरियलिस्ट मतलब क्या होता है? हालांकि आजकल हम सभी लोग मटेरियलिस्टिक हैं, हम सभी को अपने प्लेजर वाली चीज चाहिए। और प्लेजर किससे मिलता है? मटेरियल से। आपके पास गाड़ी है तो वो आपको प्लेजर देता है, आपके घर पे एसी लगी हुई है, गर्मी है, एसी लगी हुई है, आपको प्लेजर देता है। अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनते हो या अपनी सुविधा की, वो आपको प्लेजर देता है, मतलब आपको अच्छा फील कराता है, भले ही फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन आपको अच्छा फील कराता है। और आज के समय में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हो, कौन नहीं चाहता? हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हो, हमारे पास बहुत अच्छा घर हो, घर में कई तरह के फर्नीचर्स हो, यूटेंसिल्स हो, कौन नहीं चाहता? हम हर कोई चाहते हैं। तो मटेरियलिस्ट का मतलब है गाइस, चरवाक मतलब जो मटेरियलिस्ट हैं, जो उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो उनको प्लेजर देता है, ना कि उन चीजों पे जिसपे बस विश्वास है, जो दिखता ही नहीं है, जो बस महसूस किया जाता है, उसको नास्तिक नहीं मानते। नास्तिक कहते हैं जी जो दिखेगा उसी को मानेंगे। जैसे कम्युनिस्ट, आगे अभी कम्युनिस्ट, जो दिखता है वही मानेंगे, जिससे मुझे फायदा होता है, जिससे मेरा पेट भरता है ना, चरवाक। ऐसे ही जैनिज्म, तो जैनिज्म भी इसका एक डिवीजन है।
जैनिज्म एक पंथ भी है, एक मान्यता भी है, कई लोग जैन, तो जैनिज्म के भी आगे चल के 2 डिवीजन हुए, श्वेतांबरा, दिगंबरा। जैसे जैनिज्म के भी 2 पार्ट्स हो गए, कुछ लोग श्वेतांबरा मान्यता है, दिगंबरा, ये दोनों जैनिज्म के ही 2 पार्ट्स हो गए। और बुद्धिज्म भी आप जानते हो, बुद्धिज्म भी एक रिलीजन है, एक मान्यता है, बिलीफ है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के भी 2 पार्ट हो गए, हिनायना और महायाना। तो कुछ लोग हिनायना को मानते हैं, कुछ महायाना, दोनों के प्रिंसिपल में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत क्या है, अंतर है हिनायना में और महायाना में। तो ये नास्तिक स्कूल के 3 हो गए, चरवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैनिज्म बुद्धिज्म तो आप सब लोग जानते हो, और एक चरवाक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटेरियलिस्ट, जो मटेरियल लवर है। तो जो मटेरियल को पसंद करेगा वो वेद को तो मानेगा नहीं, क्योंकि वेदास वाले तो बड़े सिंपल होते हैं ना, जो उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो नहीं दिखता, हमारी आस्था। हम सभी लोग इस क्लास में ज्यादातर लोग क्या हैं, मुझे लगता है कि आस्तिक हैं, मैक्सिमम लोग आस्तिक ही होंगे इस क्लास में। तो आस्तिक हम, जो हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हमें नहीं दिखता हम उस पे बल्कि ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आपको दिख रहा हूं, आपको मेरे पे हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन आपको भगवान पे जरूर विश्वास होगा कि भगवान चाहेंगे ना तो मेरा नेट हो जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी ना तो जेआरएफ हो जाएगा, ऐसा हम कहते हैं ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे हो सकता है आपका विश्वास ना भी हो कि यार सर ठीक है पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पर ईश्वर पे जरूर आपका विश्वास होता है कि ईश्वर चाहेंगे ना तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी ना नेट हो जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी ना मैं प्रोफेसर हो जाऊंगी। तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर कौन है, क्या किसी ने देखा है, नहीं देखा, हाँ लेकिन एहसास किया है। मैंने देखा है, नहीं देखा, आपने देखा नहीं, लेकिन हाँ एक एहसास है, एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसा बिलीफ है कि हाँ भाई है, समवन इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। तो वो लोग क्या हो गए गाइस, आस्तिक। ठीक है, अब इसमें गाइस आगे की बात अगर हम करें, अगर हम आस्तिक स्कूल को पर्टिकुलरली गाइस आस्तिक स्कूल की दृष्टि से बात करें, तो आप यहाँ पे देखिए कि कौन से स्कूल को किसने फाउंड किया, जैसे कौन से स्कूल को किसने बनाया। अब इतने पहले की बात है, ऐसे 3000 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 3000 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 3000। तो जब गाइस हम लोग आस्तिक स्कूल की बात करते हैं, तो आस्तिक स्कूल के टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स। उसमें जैसे वैशेषिक का स्कूल है, तो वैशेषिक का स्कूल के फाउंडर कौन है, ऋषि कनाद। जो हमारा वैशेषिक स्कूल है, इसका जो फाउंडर है वो कौन हो गया, ऋषि कनाद। तो ऋषि कनाद ने वैशेषिक स्कूल को फाउंड किया, इस फिलॉसफी को बनाया, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था, साइंस ऑफ लॉजिक एंड फ्यूटिलिटी ऑफ माया। लॉजिक मतलब तर्क, विज्ञान, विज्ञान पढ़ाया जाता था, और इसके साथ साथ माया की फ्यूटिलिटी, जो माया मतलब जो एक माया मोह होता है ना, हम सभी लोग कहते हैं ना यार बड़ा माया मोह में फंसे हुए हैं। माया मोह मतलब अपने घर परिवार का, अपने रिलेटिव्स का, पैसे का, इंसान तो माया में ही फंसा हुआ है ना। हम सभी लोग अगर माया मोह से ऊपर उठोगे तब तो साधु बन जाओगे, संत बन जाओगे, या कुछ ऐसे बन जाओगे जी किसी से मतलब ही नहीं। तो इन चीजों को बताया जाता था वैसे सिखा स्कूल में कि माया क्या है, एक ऐसी माया जिससे हम सभी लोग फंसे हुए हैं, हम सभी लोग उसी चक्कर में लगे हैं दिन रात। ठीक है, तो ये वैसे सिखा स्कूल में पढ़ाया जाता था। इसके बाद गाइस अगर हम लोग न्याया की बात करें, क्योंकि टोटल आस्तिक स्कूल में 6 स्कूल्स हैं। आस्तिक फिलॉसफी में जो टोटल स्कूलों की संख्या है वो कितनी है, 6। तो पहला तो वैसे सिखा स्कूल है, जिसके जिसके आपके फाउंडर कौन है, ऋषि कनाद, जहाँ पे लॉजिक और माया पढ़ाते हैं। ऐसे ही अगर हम न्याया फिलॉसफी की बात करें, तो न्याया फिलॉसफी में क्या है गाइस, लॉजिकल क्वेस्ट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर को लॉजिकली हम कैसे पाएं। एक तो होता है सुपरस्टिशन या एक विश्वास, लेकिन लॉजिकली, साइंटिफिकली हम गॉड को कैसे मतलब पा सकते हैं, लॉजिकल क्वेस्ट। जैसे आजकल हम लोग आजकल हम लोग कैसे साइंटिफिक हो रहे हैं। आज के टाइम पे गाइस हम हर लोग बात बात में साइंस मांगते हैं, भाई सर आप ये बात बोल रहे हो, इसके पीछे का साइंस बताना, सर इसके पीछे का विज्ञान बताना। तो लॉजिकल क्वेस्ट, गॉड को भी साइंस के थ्रू ढूंढो कि गॉड है क्या, व्हाट इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट। तो इस तरह की कई बातें, तो ये पढ़ाया जाता था कि गॉड को लॉजिकली। और इसके बाद गाइस फेजेज ऑफ क्रिएशन, जो हमारा ये धरती बना, दुनिया बना, तो इसके क्रिएशन के बारे में न्याय स्कूल में पढ़ाया जाता था, जिसको किसने फाउंड किया, ऋषि गौतम ने।
ऋषि गौतम ने इसको क्या किया, स्थापना की इसकी, इस स्कूल की। ऐसे ही तीसरा स्कूल है गाइस योग, योग स्कूल, फिलॉसफी, योग फिलॉसफी। योग को किसने किया, ऋषि पतंजलि। ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, इससे पहले पतंजलि हुआ करते थे, जो सबसे पहले जिन्होंने ये आयुर्वेद और पतंजलि और मेडिटेशन के बारे में हमें बताया उस जमाने में, ऐसे 2-2.5 हजार साल पहले। उसी को आगे चल के बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी का नाम रख दिया पतंजलि। और ये ऋषि पतंजलि कोई और हैं, जो उस जमाने में हुआ करते थे, वैदिक काल में हुआ करते थे। उन्होंने क्या बनाया था, योग, योग फिलॉसफी। फाउंडर कौन है, ऋषि पतंजलि, जिन्होंने किसके बारे में बताया, मेडिटेशन, समाधि। आज भी हम लोग करते हैं ना, मेडिटेट करते हो, अपने दिमाग को शांत करते हो, कई तरह के एक्सरसाइजेस करते हो, योग करते हो, है ना। समाधि, समाधि मतलब कि कैसे लाइफ में हमें पीस मिले। तो उन सभी चीजों को हमें किसने बताया, ऋषि पतंजलि ने इस स्कूल, अपने स्कूल में बताया। ये पूरी पढ़ाई होती थी यहाँ पे योग की। उसके बाद गाइस एक स्कूल होता है आपका सांख्य। सांख्य किसने बनाया, ऋषि कपिल। सांख्य स्कूल किसने बनाया, ऋषि कपिल ने। तो सांख्य स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन। यानी कि जो हमें फिजिकल और मेंटल पेन है ना, हम सभी लोग, शारीरिक दर्द हो ना हो, मानसिक, तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ मतलब दर्द है। सभी लोग मेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लाइफ में कोई आया गया, कुछ हमने खोया, कुछ पाया, चलते ही रहता है सभी के लाइफ में मेंटली। तो जो मेंटल पेन है, जिसको लेके हम सभी लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और इसके साथ साथ जो फिजिकल पेन है, इन चीजों से कैसे ऊपर उठा जाए ताकि वी गेट लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मोक्ष, शांति। तो ये सांख्य में पढ़ाया जाता था कि ये जो फिजिकल पेन है, मेंटल पेन है, दिन भर डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बिना मतलब के सोचे जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इन चीजों के बारे में आपको सांख्य में पढ़ाया जाता था। ऋषि कपिल इसके फाउंडर थे। ऐसे ही गाइस एक वेदांता था। वेदांता मतलब ये भी एक फिलॉसफी है, आस्तिक स्कूल में आता है ये सभी। तो वेदांता के फाउंडर कौन थे, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास, इसमें क्या पढ़ाया जाता था, एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। यानी इसमें बताया जाता था कि भाई सोल यानी आत्मा से परमात्मा, हम सभी के अंदर आत्मा है, तो आत्मा से परमात्मा को कैसे मिलना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ, ये दुनिया बनी कैसे, हम लोग कैसे आए, इंसान कैसे आया, ये सभी चीजें वेदांता में बताया जाता है। और एक है मीमांसा। मीमांसा फिलॉसफी में क्या होता था, इसमें वेदास का इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि वेदास कितने इंपॉर्टेंट है। एंड वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन। वेदास क्या है गाइस, इटर्नल, शाश्वत, जो कभी शुरू नहीं हो सकता, कभी अंत नहीं हो सकता। वेदास क्या है, शाश्वत है, जो ना कभी शुरू होगा ना कभी अंत होगा, जो हमेशा से है। क्योंकि वेदास में क्या है, जो जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, जो आप अपने आसपास देख रहे हो, वही तो वेदास है। वेदास में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैनिपुलेटेड है, ये जो आर्टिफिशियल है, बनी बनाई नहीं है। वेदास में तो वो बातें हैं जो प्रकृति को समर्पित है, जो नेचर बेस्ड है। तो ऐसे में गाइस मीमांसा, जो कि ऋषि जामिनी इसके फाउंडर थे, ऋषि जामिनी इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो इसमें यही बताया जाता था वेदास कितना इंपॉर्टेंट है, इटर्नल है, शाश्वत है, और ये प्रकृति पे आधारित है, यानी जो हमारा गॉडेस नेचर है ना, उस पे आधारित है। तो ये 6 स्कूल थे गाइस। जब हम आस्तिक की बात करते हैं तो हम में से जो भी आस्तिक स्कूल उस जमाने में, उस समय में, उस कालखंड में, तो आस्तिक आस्तिक फिलॉसफी में ये 6 स्कूल थे। अलग अलग लोग अपने अपने इंटरेस्ट से स्पेशलाइजेशन करते थे। कोई वैसे सीखा को में देख रहा है, कोई न्याय, कोई योग, सांख्य, वेदांता, मीमांसा, तो अपने अपने हिसाब से वो स्पेशलाइजेशन करते थे। इतने सारे डिविजन थे, इतने सारे स्ट्रीम थे, अलग अलग, सभी में अलग अलग पढ़ाई होती थी। अगर गाइस हम इसके फाउंडेशन की बात करें कि कब कौन बना, तो न्याय की बात करें गाइस, तो न्याय स्कूल कब बना, 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी, वो भी बीसी, एडी नहीं, बीसी। बीसी मतलब 500 के समथिंग, मतलब ये 2000 साल तो ये हो गया, और 2000 साल और 6 मतलब कि करीब 2500 साल पहले। और वैसे सिक्का की बात करोगे तो ये भी 6th सेंचुरी में बना। सांख्य 6th सेंचुरी, योग 2nd सेंचुरी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो ये सभी आप देख सकते हो गाइस, सारे के सारे बीसी में बने हुए हैं। ये जितने भी स्कूल्स बने हुए हैं सारे बीसी, मतलब समझ लो बिफोर क्राइस्ट। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, इट मीन्स ये जो चल रहा है तो एडी है।
लाइक दिस इज 2025 एडी एनी डोमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये 2025 और उसके बाद आप चले जाओ 6th सेंचुरी का मतलब और 500 साल पीछे, यानी 2000 और 500 2500 साल पहले। क्योंकि एडी तो बाद में आया ना, एडी के पहले तो बीसी चलता था, 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, 400 बीसी ये चलता था। जब वो खत्म हुआ तब एडी शुरू हुआ, एनी डोमिनी, जिसको इंग्लिश में कहते हो आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अभी हम लोग जीसस क्राइस्ट के करीब 2000 साल बाद उनके डेथ के अभी हम लोग हैं, यानी आज जीसस क्राइस्ट कब थे? आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट थे, ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यता है, उसी हिसाब से चलता है ना टाइम जोन। तो ये गाइस 6 स्कूल है, ये जो है हमारा 6 स्कूल है जो मैंने आपको बताया, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। इसके बाद गाइस एक टर्म हमारे पास आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान प्राप्ति के तरीके, ज्ञान प्राप्ति के साधन, कि गाइस आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते हो, हाउ टू गेट नॉलेज, हाउ टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है कि गाइस ज्ञान हम कैसे पा सकते हैं, मैक्सिमम नॉलेज, हम कैसे मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्ञान मीमांसा। तो उस दौर में भी गाइस जो हमारा वैदिक काल है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का काल है, उसमें भी गाइस ज्ञान बहुत बड़ी चीज थी, यानी जिसको जितना ज्ञान होता था ना उसका उतना महत्व होता था समाज में, जिसके पास जितनी विद्वता उतनी उसकी पहचान, उतना उसका नाम, उतनी उसकी मतलब चर्चा। तो उस समय में ज्ञान बहुत बड़ी चीज थी। जैसे आज के समय में धन, अभी का जमाना क्या, इकोनॉमी, धन बहुत मायने रखता है। उस जमाने में धन इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि इतने कंफर्ट नहीं थे ना। उस जमाने में क्या खरीद लोगे पैसे से, उस समय कुछ था भी नहीं ऐसा। तो उस जमाने में गाइस आपका ज्ञान ही था, जो जिसके पास जितना ज्ञान उसका उतना सम्मान, ठीक है। मोर नॉलेज मोर रिस्पेक्ट, मोर नॉलेज मोर रिकॉग्निशन, ये वाला चलता था। तो ज्ञान मीमांसा माने ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान के तरीके, कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे गाइस आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो। मिला जुला के पाना आपको ज्ञानी है, अभी भाई ज्ञान प्राप्ति करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करो, ठीक है। तो गाइस ज्ञान प्राप्ति के अगर हम साधन की बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल कितने हैं? करीब 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है हमारे पास। कितने हैं? 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अनुमान हो, उपमान हो, शब्द हो, अर्थपत्ति हो, अनुपलब्धि हो। तो ये क्या है गाइस, टोटल हमारे पास 6 जो है ना, ज्ञान प्राप्ति के हमारे क्या है, साधन है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है गाइस वो क्या है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। तो ये टोटल क्या है गाइस, हमारे पास 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है, ठीक है। तो इन 6 के 6 ज्ञान प्राप्ति के, जैसे पहला जो है हमारा गाइस प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो गाइस कुछ चीजों को हम डायरेक्ट देखते हैं ना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ऐसा हम कहते हैं। तो वही है प्रत्यक्ष, मतलब जिसको आप डायरेक्ट देख रहे हो ना। मुझे आप हर दिन देखते हो तो मेरा आपको बोध है। मेरे जगह अगर कोई और चेयर पे बैठ जाए, अगर कहेगा कि मैं राहुल सर हूं, तो आप थोड़ी ना मान लोगे। अगर मेरे जगह कोई और व्यक्ति बैठे यहाँ पे और ये बोले कि मैं ही राहुल मिश्रा हूँ, मैं पढ़ाऊँ, तो आप पढ़ लोगे, लेकिन ये नहीं मानोगे कि आप राहुल सर हो, क्योंकि आप मुझे जानते हो ना, मुझे आपने देखा है, मेरा आपको बोध है, तो आप कैसे मान लोगे। या मान लीजिएगा इसकी आपने देखा है, जैसे आप जानते हो कि इसको हम बोतल कहते हैं, इसका आपको बोध है कि ये बोतल है। मैं कहूं कि नहीं ये जो है ना ये वॉच है, तो आप में से कितने लोग मान लोगे? अगर मैं कहूं कि नहीं ये बोतल नहीं ये वॉच है, तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है ये भैया, आपने इसको देखा है, इसको पता है आपको ये बोतल ही है, ये घड़ी नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी जो चीजें कहीं हम डायरेक्टली देख रहे हैं, डायरेक्टली अनुभव कर रहे हैं, क्या भाई ये ऐसा है, ये ऐसी वस्तु है, डायरेक्ट देख रहे हैं। या इनडायरेक्ट भी मान लो कि मेरे थ्रू आपको पता चल रहा है, किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली भी आप जिसके बारे में पता करके विश्वस्त हो गए, तो वो तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है ना, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण। क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको देखा या डायरेक्ट आपने एक्सपीरियंस किया, मतलब सीधा सीधा आपको अनुभव उससे मिल रहा है कि हाँ भाई ये ऐसी बात है, या इस स्थिति में ऐसा महसूस होता है।
ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के आधार पे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि प्रत्यक्ष आपने ज्ञान प्राप्ति की। ऐसे ही गाइस और भी इसके 5 हैं, जैसे अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थपत्ति है, अनुपलब्धि है। तो ये 6 हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि ये 6 भारतीय ज्ञान परंपरा में मीन्स ऑफ नॉलेज यही है। यानी गाइस मीन्स ऑफ नॉलेज माने कि इसी 6 के थ्रू मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर किया जाता था, यही 6 के थ्रू। जैसे जिसमें एक मैंने आपको बता दिया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक ज्ञान प्राप्ति का था। इसके अलावा जो है उसको हम कल के क्लास में बात करेंगे। कल सारा का सारा मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये 6 का क्या मतलब है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये 6 का क्या मतलब है विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ये ज्ञान प्राप्ति के सारे साधन है, 7वां नहीं है, ये 6 ही है, 7वां कोई नहीं है। यही 6 के माध्यम से हम क्या करते थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे। ठीक है, तो गाइज आज के क्लास में मैंने आपको एक बेसिक बताया कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या सिलेबस है, वो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया। जब हम कल मिलेंगे 9:30 पे तो ये मैं आप कंप्लीट करूंगा। फिर जो भी हमारा चीज बच गया ज्ञान प्राप्ति के साधन को डिफाइन करना और भी, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही प्रवचन आज दूंगा। आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए, कुछ कहना है तो प्लीज आप बता सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने जो पढ़ाया आस्तिक और नास्तिक, तो मतलब नास्तिक में भी बुद्धिज्म, जैनिज्म वो सब रिलीजन्स हैं, और आस्तिक में आपने देखा, आस्तिक में शायद हिंदुइज्म आता है। तो क्या ऐसा है कि हिंदुइज्म आस्तिक में आता है, बाकी सारे रिलीजन्स नास्तिक में आते हैं? नहीं ऐसा नहीं, इस्लाम इस्लाम नास्तिक में थोड़ी ना आता है। इस्लाम में लोग मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं ना। इस्लाम में कहाँ लोग वो नास्तिक होते हैं। हाँ, मैं मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो गई देखिए, क्योंकि हाँ हाँ, यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि जो वेद को नहीं मानते, जो वेदास को नहीं मानते, तो हम उसको नास्तिक। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या था ना, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था, इसलिए इसको हम डिवीजन मानते हैं। और जो रिलीजन है वो बहुत बाद में आया ना, और जो रिलीजन है वो बहुत बाद में आया। तो जब हम, क्योंकि हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं, तो भारतीय दर्शन के समय में जो चीजें थी हम उसी को पढ़ेंगे ना। जैसे अभी आप और नए नए एग्जाम्पल को एड ऑन कर रहे हो, वो तो बाद में आया। वो आज से 3000 साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उस जमाने में ये था। तो उस समय पे जो हमारा स्कूल था वो डिवीजन 2 पार्ट्स में था, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि जो जैनिज्म कौन थे, हिंदू ही तो थे। जो जैन थे वो कौन थे, हिंदू ही तो थे। वो आज भी जैन में कई लोग हिंदुइज्म में मतलब वो लॉर्ड शिव को मानते हैं। बुद्धिज्म में कौन थे, वो तो हिंदू ही तो थे ना। बाद में गौतम बुद्ध क्या थे, पहले सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ लेटर बिकम गौतम बुद्ध। हिंदुइज्म को उसने उन्होंने छोड़ के फिर वो बुद्धिज्म में चले गए। ऐसे ही हमारे लॉर्ड महावीरा थे, उन्होंने हिंदू थे, वो जैन में चले गए। यही तो हुआ ना। तो वो लोग गए, इसका मतलब क्या, उन्होंने वेद को मानने से मना कर दिया। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने वेद को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम एक नए तरीके से एक नए प्रिंसिपल को बनाएंगे। तो वो उनके जो प्रिंसिपल हुए वो बुद्धिज्म हो गए। लॉर्ड महावीरा ने जो प्रिंसिपल दिया वो जैनिज्म हो गया। पर ये तो वही बात है ना कि जिन्होंने वेद को मानने से इनकार कर दिया वो नास्तिक की तरफ चले गए, है ना। और जिन्होंने वेद को माना वो आस्तिक हो गए। तो बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म की जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल अलग है। वो मूर्ति पूजा कहाँ करते हैं, बुद्धिज्म वाले तो मूर्ति पूजा नहीं करते। जैन भी मूर्ति पूजा नहीं करते, कुछ लोग, कुछ जैन तो करते हैं, सब लोग नहीं करते। तो वो डिवीजन है। हिंदुइज्म में भी कई लोग हो सकते हैं जो आस्तिक और नास्तिक दोनों। कई लोग ऐसे हिंदूज हो सकते हैं जो नास्तिक हो सकते हैं। वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, वो मान्यता है। इट इज ऑल अबाउट बिलीफ कि आप वेद को मानते हो तो यू आर आस्तिक, वेद नहीं मानते हो तो आप नास्तिक। ये बाइफर्केशन। तो ये जो मूर्ति वाला आपने बोला, तो ये मतलब हम सेंस से देख सकते हैं, तो मतलब हाँ, मॉडर्न टाइम में देख सकते हो, आज के समय में देख सकते हो ऐसा। ओके, तो नास्तिक ही होगा ना? कह सकते हो। ओके सर, ठीक है। हाँ, ऋषभ देव जी है ना, ऋषभ देव जी है। लॉर्ड महावीरा 24 तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर महावीरा। ठीक है, ऋषभ देव जी संस्थापक हैं।
जी